हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ रोहित मेडा। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी को लेकर। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस किए थे, तो आज भी हम अपनी आर्टिकल सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए उसका सेकेंड पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रीवियस क्लासेस में अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो पहले, देन हम कंटिन्यू करते हैं आर्टिकल्स के क्वेश्चंस को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। हेलो सूरज, हेलो एवरीवन। चलिए, जो आ चुके हैं शेयर कर दो क्लास को, ताकि आपके फ्रेंड्स भी साथ जल्दी से जल्दी जुड़ सकें एंड जल्दी से जल्दी हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करें। द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द पॉलिटी, बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स को लेकर क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। एक क्लास हम पहले कर चुके हैं और दूसरी क्लास आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। हाय कौशल यादव, हेलो। चलिए, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। बताइए, जल्दी से आंसर करिए। इनमें से कौन सा अनुच्छेद, इनमें से कौन सा आर्टिकल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर बात करता है? इनमें से कौन सा आर्टिकल, बताइए, जल्दी से बताइए। इनमें से कौन सा आर्टिकल इलेक्शन कमीशन की फंक्शनिंग को लेकर वर्क करता है, उसकी फंक्शनिंग को डिफाइन करता है? इनमें से कौन सा आर्टिकल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब बना था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना था 25 जनवरी को, 25 जनवरी 1950। 25 ऑफ जनवरी 1950 को बना था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दिल्ली में है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड इसमें क्या होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में होते हैं एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो इलेक्शन कमिश्नर। इसके अंदर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इंडिया के प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? इंडिया के प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनका नाम है सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा। सर हिंदी में केवी कौशल यादव जी, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं, क्वेश्चन हिंदी में नहीं है बट मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं। क्लियर? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चोन विभाग की बात कर रहे हैं हम। बेसिकली वो बॉडी है जो इंडिया में हर तरह के इलेक्शंस कंडक्ट करवाने की बात करती है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव हो या प्रेसिडेंट के चुनाव हो, किसी भी तरह के चुनाव हो, उसको कंडक्ट करवाने का काम ये बॉडी करती है, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस आर्टिकल के तहत काम करता है? तो ये काम करता है आर्टिकल 324, आर्टिकल 324। तो आर्टिकल 324 के अंदर अगर मैं बात करूं, अंडर द आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना था 25 जनवरी 1950 को। 25 ऑफ जनवरी 1950 को इसको बनाया गया था। दिल्ली में है बेसिकली। इसके अंदर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है जो हेड होता है इस बॉडी का, दैट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। जिसको नियुक्त कौन करता है? अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति इसको अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट इसको यहां पे अपॉइंट करता है। एंड इंडिया के प्रेजेंट जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इनका नाम है सुनील अरोड़ा, इनका नाम है सुनील अरोड़ा। उसके बाद दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, अगेन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। इनको भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। तो इंडिया के प्रेजेंट जो इलेक्शन कमिश्नर है ये कौन कौन है? एक तो है सुशील चंद्र, एक है सुशील चंद्र, एंड द सेकेंड वन इज अशोक लवासा, अशोक लवासा। एक है सुशील चंद्र, दूसरे हैं अशोक लवासा, अशोक लवासा। क्लियर? तो इसमें आपको कोई भी डाउट, इसमें आपको कोई भी डाउट? अब फर्दर बात करें तो 25 जनवरी, 25 जनवरी जिस दिन बना था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, 25 जनवरी को हम ऑर्गेनाइज करते हैं क्या? नेशनल वोटर्स डे, वोटर्स डे, मतदाता दिवस, मतदाता दिवस। इस दिन हम वोटर डे ऑर्गेनाइज करते हैं। और 25 जनवरी 2020 मतलब इस साल का जो वोटर्स डे था उसका थीम क्या था बच्चों? उसका थीम था क्या? लेक्चर फॉर बेटर डेमोक्रेसी। क्लियर? ये था इसका थीम बेसिकली इस बार वोटर्स डे का थीम। अगर मैं बात करना चाहूं तो इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एनी डाउट?
कोई बात नहीं, आपकी पहली क्लास है, कोई बात नहीं। अगर आपको ना समझ में आए आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो। हिंदी में मैं ट्रांसलेट करके बोलूंगा, आप मेरी वोकल्स पे ध्यान दीजिए, मैं हिंदी में बताऊंगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या का केस, ठीक है, राम मंदिर मैटर। अब अयोध्या राम मंदिर की हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली राष्ट्रपति ने क्या किया, भारत के राष्ट्रपति ने अयोध्या केस वाला मैटर सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया कि सुप्रीम कोर्ट देखेगा मैटर, ये गवर्नमेंट ने डिसाइड करेगी, सुप्रीम कोर्ट मैटर करेगा। तो कौन से आर्टिकल के तहत, इनमें से कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट का मैटर, अयोध्या केस का मैटर सुप्रीम कोर्ट को दे दिया? बताइए किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को दे दिया अयोध्या मैटर, राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा? बताइए जल्दी से बताइए, कौन सा आर्टिकल था, कौन सा आर्टिकल था यहां पे? एंड प्लीज शेयर कर दो सेशन को, ताकि आपके फ्रेंड्स, बेसिकली टाइमिंग का इशू हो जाता है कई बार, उनको शायद टाइमिंग ना पता हो, तो शेयर कर दो ताकि वो लोग भी ज्वाइन कर सके। तो सूरज जी बोल रहे हैं स्किप। चलिए हम बात करते हैं कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति ने क्या किया, राम मंदिर अयोध्या का जो मैटर था वो बहुत ही एक क्रिटिकल फेज था। अगर गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती तो बेसिकली हिंदू मुस्लिम राइट्स हो सकते थे, दंगे हो सकते थे। तो इसी के चलते हुए सुप्रीम कोर्ट को यह मैटर सौंप दिया गया, ताकि कोर्ट, न्यायालय जो भी बेसिकली डिसीजन लेगा वो दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए लेगा। तो मस्जिद बनानी है या मंदिर बनानी है तो न्यायालय ने वैसा ही एक फैसला लिया। तो दैट इज आर्टिकल 143। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अनुच्छेद बात करता है अटॉर्नी जनरल की? अटॉर्नी जनरल, देखिए अटॉर्नी जनरल क्या होता है? अटॉर्नी जनरल होता है गवर्नमेंट का लीगल एडवाइजर, द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, कंट्री का पहला लॉ ऑफिसर, कंट्री का पहला जो लॉ ऑफिसर होता है। अब सरकार के बात करें, जो हमें कोई सरकार की किसी चीज से प्रॉब्लम होती है तो हम सरकार को बेसिकली सरकार के खिलाफ केस कर देते हैं। तो सरकार की तरफ से बेसिकली जो पर्सन केस लड़ता है वो होता है अटॉर्नी जनरल, सरकार का लीगल एडवाइजर। अब गवर्नमेंट को काफी सारे कोर्ट मैटर्स में लीगल एडवाइस की जरूरत होती है, तो वहां पर गवर्नमेंट का लीगल एडवाइजर यहाँ पे काम करता है, गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस देने के लिए कि सरकार किस वे में काम कर रही है, सरकार को कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए। बेसिकली जो भी लीगल मैटर्स होते हैं उसके लिए अटॉर्नी जनरल यहाँ पे काम करता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो बताइए कौन सा आर्टिकल, किस आर्टिकल के तहत काम करता है अटॉर्नी जनरल? जी हाँ सूरज जी, लंच टाइम है, बेसिकली हो जाता है इशू। तो आर्टिकल 76, आर्टिकल 76 बात करता है यहाँ पे किसकी? आर्टिकल 76 बात करता है द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। तो इसको कौन नियुक्त करता है? इसको नियुक्त करता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति अपॉइंट करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। और इंडिया के प्रेजेंट जो अटॉर्नी जनरल है इनका नाम है के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल। ये इंडिया के प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल। और इसके अलावा हम फर्दर अगर बात करना चाहें के वेणुगोपाल के अलावा एक अटॉर्नी जनरल होता है। अटॉर्नी जनरल के बाद क्या होता है? अटॉर्नी जनरल के बाद यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल भी होता है। अटॉर्नी जनरल का डेप्यूटी होता है द सेकंड लॉ ऑफिसर वी कैन कॉल्ड दैट इज सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल। तो सॉलिसिटर जनरल को भी राष्ट्रपति ही अपॉइंट करता है। तो अभी इंडिया के सॉलिसिटर जनरल जो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है तुषार मेहता, तुषार मेहता। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। पेपर में सीधा आर्टिकल को लेकर क्वेश्चन पूछे ऐसा जरूरी नहीं है, वो आपसे नाम भी पूछ सकता है कि के वेणुगोपाल हु इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं, सिर्फ आर्टिकल को लेकर ही नहीं पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो आपको नाम भी पता होने चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं हम। इनमें से कौन सा आर्टिकल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को डिफाइन करता है? इनमें से कौन सा आर्टिकल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को डिफाइन करता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया।
देखिए कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट को जितने भी रेवेन्यूज आते हैं, हमारी गवर्नमेंट को जितनी भी, सरकार को जितनी भी आमदन होती है, जितनी भी सरकार की इनकम होती है बेसिकली, चाहे वो टैक्स से है चाहे वो नॉन टैक्स से है, चाहे सरकार ने टैक्स से पैसा इनकम कमाई है चाहे नॉन टैक्स से कमाई है, बेसिकली सरकार की कंपनियों ने जो प्रॉफिट कमाया है ऐसा सब, तो ये सारा का सारा पैसा, या फिर सरकार जो लोन भी लेती है, ये सारा का सारा पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर ही जमा होता है। ये सारा का सारा पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर आकर जमा होता है। ये सारा का सारा पैसा किस में आता है, कंसोलिडेटेड फंड में आता है सारा मनी। कौन कौन सा पैसा, गवर्नमेंट की जो भी इनकम होती है, गवर्नमेंट की जो भी इनकम होती है, क्लियर, चाहे वो टैक्स से होती है या फिर नॉन टैक्स से होती है, अदर चीजों से, या फिर सरकार ने लोन लिया, तो ये सारा का सारा पैसा आकर इसी में जमा होता है, सारा का सारा पैसा इसी के अंदर आता है। और सरकार के अंदर, अब देखो सारा पैसा अगर इसी के अंदर है तो सारा खर्चा भी तो इसी में से होगा, सारा खर्चा भी सरकार इसी में से करेगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से सारा खर्चा इसी में से होता है। बट यहां पे एक प्रोविजन है, क्या, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से 1 रुपया भी नहीं गवर्नमेंट निकाल सकती विदाउट द पार्लियामेंट ऑथराइजेशन। सरकार को अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से कुछ भी पैसा विड्रॉ करना है, इसमें से मनी अगर विड्रॉ करनी है, पैसा निकालना है, तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के अंदर बिल पास करवाना पड़ेगा। यह जरूरी होता है, बिना पार्लियामेंट में बिल पास करवाए यहां पर कोई पैसा नहीं निकला जाता, कोई भी पैसा नहीं निकाला जाता। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया दैट इज अंडर द आर्टिकल 266, कौन से आर्टिकल के अंदर ये काम करता है, आर्टिकल 266, आर्टिकल 266 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसी को कोई भी डाउट, इसको कोई भी डाउट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को लेकर? कौशल यादव पूछ रहे हैं सर, क्या सर सिर्फ क्वेश्चन ही कराएंगे? कौशल यादव जी, क्वेश्चन के साथ साथ मैं बता भी रहा हूं कि क्या होता है बेसिकली इसमें, तो पढ़ाई भी है और क्वेश्चन भी है, और अदर क्वेश्चंस भी बनते हैं साथ में कि क्या पार्लियामेंट में से क्या बिना पार्लियामेंट की परमिशन के हम कंसोलिडेटेड फंड में से पैसा निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, मैंडेटरी होता है, क्लियर। तो आर्टिकल 266 इसको लेके बात करता है, आर्टिकल 266। चलिए, बेसिकली 2 फंड होते हैं, तो दूसरे फंड की अब बात करते हैं। इनमें से कौन सा आर्टिकल कंटीजेंसी फंड को डिफाइन करता है? कंटीजेंसी फंड को इनमें से कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है? कौन सा आर्टिकल? कंटीजेंसी फंड। अभी हमने कंसोलिडेटेड फंड समझा था, तो कंसोलिडेटेड फंड में क्या होता था कि जितनी भी सरकार की इनकम होती है, क्लियर, वो इस फंड में जमा होती है और कोई भी पैसा हम इसमें से विड्रॉ नहीं कर सकते विदाउट द पार्लियामेंट ऑथराइजेशन। अब हम बात करेंगे कंटीजेंसी फंड की। ये कंटीजेंसी फंड क्या होता है? तो देखिए कंटीजेंसी फंड क्या होता है। कंटीजेंसी फंड वो फंड होता है जो कि इमरजेंसी के टाइम पे यूज किया जाता है, इमरजेंसी कंडीशंस में। अब क्या होता है, अब पार्लियामेंट की बात की हमने कि कंसोलिडेटेड फंड में से सिर्फ पार्लियामेंट ऑथराइजेशन के थ्रू ही पैसा निकलता है। अब रोज रोज पार्लियामेंट तो बैठती नहीं है, पार्लियामेंट के भी सेशन होते हैं, विंटर सेशन, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, पार्लियामेंट के सेशन होते हैं। तो बिना पार्लियामेंट सेशन के उसमें से पैसा नहीं विड्रॉ होता है, क्लियर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से। बट कई बार कंट्री के अंदर ऐसी सडन सिचुएशन आ जाती है जब पैसे की सडन रिक्वायरमेंट होती है और पार्लियामेंट की छुट्टियां चल रही हैं, जैसे कहीं पे अर्थक्वेक आए, कहीं पे फ्लड्स आए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एक दूसरा फंड होता है हमारे पास, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, दैट इज अंडर कंट्रोल द प्रेसिडेंट। ये फंड जो होता है ये राष्ट्रपति के कंट्रोल में होता है, प्रेसिडेंट के अंडर होता है ये फंड, दैट इज कंटीजेंसी फंड, प्रेसिडेंट के पास होता है। होता क्या है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से 500 करोड़, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से 500 करोड़ रुपए निकालकर कंटीजेंसी में डाल दिए जाते हैं। और जब भी देश के अंदर कोई आपदा आती है, कोई मुसीबत आती है, तो उस वक्त राष्ट्रपति बिना पार्लियामेंट अप्रूवल के, इसको देने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए, तो पार्लियामेंट का बिना अप्रूवल के प्रेसिडेंट यहां पे पैसा दे सकता है। 500 करोड़ कितना पैसा, ये क्वेश्चन भी आता है, कितना पैसा, 500 करोड़ होता है। और कौन से आर्टिकल की हम बात करें कि किस आर्टिकल के अंदर ये कंटीजेंसी फंड काम करता है, तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 267, आर्टिकल 267। तो आर्टिकल 267 डिफाइन करता है यहां पे किस चीज को, दैट इज कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, क्लियर। इट इज एन इमरजेंसी काइंड ऑफ फंड, ये एक इमरजेंसी तरीके का फंड होता है जो जरूरत पड़ने पे इसको यूज किया जाता है। और ये जो 500 करोड़ इसमें होते हैं, ये आते कंसोलिडेटेड से ही हैं, कंसोलिडेटेड से ही हम निकाल के इसमें डालते हैं। तो किसी को कोई भी डाउट, आर्टिकल 267 था, आर्टिकल 267। डाउट पूछिए, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो डाउट पूछिए,
अगर किसी को कोई भी डाउट है तो। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन सा आर्टिकल मनी बिल को डिफाइन करता है? इनमें से कौन सा आर्टिकल मनी बिल की बात करता है? मनी बिल, मनी बिल, इनमें से कौन सा आर्टिकल मनी बिल की बात करता है? देखिए मनी बिल क्या होता है, अब हमारी पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा राज्यसभा के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बिल रखे जाते हैं, प्रस्ताव रखे जाते हैं, और उनमें से एक बिल होता है मनी बिल। अब मनी बिल वो बिल होता है जो पैसे की लेकर बात करता है, जो पैसे को लेकर बात करता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसा निकालने की बात करता है, वो बिल होता है मनी बिल। तो मनी बिल यहां पे कौन से आर्टिकल के तहत काम करता है? कौशल यादव जी, जी हां, क्वेश्चन ही कराऊंगा, क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देता जाऊंगा। इसमें मैं डीआरडीओ की क्लास में मैं क्वेश्चन ही पढ़ाऊंगा, बट क्वेश्चन के माध्यम से हम एक क्वेश्चन के साथ साथ कुछ 5 चीजें और जान लेते हैं कि ये क्या होता है, हम उसको उसमें समझ लेते हैं। तो मनी बिल क्या होता है? मनी बिल वो बिल होता है जिसके चलते हुए पार्लियामेंट में यह प्रस्ताव रखा जाता है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से हम पैसा नहीं निकाल सकते बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के। तो पार्लियामेंट में एक बिल रखा जाता है जिसको हम बोलते हैं मनी बिल। तो ये मनी बिल किस आर्टिकल के अंदर आता है, किस आर्टिकल के अंदर ये मनी बिल, हम इसको डिफाइन करते हैं, कौन सा आर्टिकल यहाँ पे इसको लेकर बात करता है? तो दैट इज आर्टिकल 110, आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 यहां पे बात करता है मनी बिल की, मनी बिल की। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा आर्टिकल, इनमें से कौन सा आर्टिकल यूनियन बजट को डिफाइन करता है? देखिए हर साल सरकार एक सालाना बजट निकालती है, हर साल एक बजट आता है हमारा, जिसमें सरकार बेसिकली साल भर में सरकार कहां कहां पैसा इन्वेस्ट करने वाली है, कहां कहां किसको किसको कैसे कैसे देने वाली है, तो वो उस बजट में अनाउंस करती है सरकार। क्लियर? उस बजट में सरकार अनाउंस करती है। तो वो जो बजट होता है वो किस आर्टिकल के अंदर आर्टिकल के अंदर डिफाइंड है? बजट किस आर्टिकल के अंदर डिफाइंड है? एनुअल फाइनेंशियल बजट या फिर एनुअल यूनियन बजट हमारा जो होता है, ये किस आर्टिकल के अंदर हमने इसको डिफाइन किया हुआ है? बताइए कौन सा आर्टिकल? गाइस आंसर द क्वेश्चन फास्ट, जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश कीजिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कवर कर पाएं। और जो लोग आ चुके हैं क्लास को शेयर कर दो, जो आपके फ्रेंड्स खाना वाना खा के फ्री हो गए होंगे, या उनको बोलो खाना खा ले, खाना खाने के साथ साथ भी पढ़ सकते हैं, क्लास अटेंड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, फोन चला के सामने रख दो। तो फाइनेंशियल बजट को कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है? यूनियन बजट को कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है? तो यूनियन बजट को बच्चों कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है? आर्टिकल 112, आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 यहां पे बात करता है किसकी? यूनियन बजट की, सॉरी यूनियन बजट की, यूनियन फाइनेंशियल बजट की बात यहां पे करता है आर्टिकल 112, आर्टिकल 112। तो हर साल बजट आता है, बजट को लेकर भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो बजट होता क्या है? यहां पे मैं बजट की डेफिनेशन बता देता हूं। बजट एक्चुअल में क्या होता है? बजट एक स्टेटमेंट होता है, एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है सरकार की इनकम और सरकार के खर्चे का। दैट इज एस्टिमेटेड इनकम एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, कि सरकार को इस वित्तीय वर्ष में सरकार एक एस्टिमेट लगाती है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में हमें इतनी इनकम हो सकती है और उसके अकॉर्डिंगली हमें इतना खर्चा करना है। उसका एक स्टेटमेंट बनाती है सरकार, जिसको हम बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर द आर्टिकल 112, अंडर द आर्टिकल 112। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन इनमें से किस आर्टिकल के अंदर सेटअप किया गया? फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन इनमें से किस आर्टिकल के अंदर तहत डिफाइन किया गया? फाइनेंस कमीशन।
देखिए फाइनेंस कमीशन क्या होता है, फाइनेंस कमीशन बेसिकली वो बॉडी होती है इंडियन गवर्नमेंट की जो सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स एलोकेशन को, टैक्स डिवाइडेशन को लेकर काम करती है। फाइनेंस कमीशन 1951 में स्टार्ट किया गया था। फाइनेंस कमीशन 1951 में पहला फाइनेंस कमीशन बनाया गया था। एक फाइनेंस कमीशन का टेन्योर होता है 5 इयर्स। फाइनेंस कमीशन का टेन्योर होता है 5 ईयर, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इसको नियुक्त करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है फाइनेंस कमीशन को। बेसिकली फाइनेंस कमीशन इज अ 5 ईयर टेन्योर बॉडी हेडेड बाय अ चेयरमैन, जिसका एक चेयरमैन होता है। तो कौन सा आर्टिकल यहाँ पे बात करता है, आर्टिकल 280, आर्टिकल 280 यहाँ पे बात करता है फाइनेंस कमीशन की सेटअप को लेकर, इसकी एस्टेब्लिशमेंट को लेकर 280 आर्टिकल बात करता है। तो फाइनेंस कमीशन को चेयर करने के लिए एक चेयरमैन होता है, दैट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 5 ईयर उसका टेन्योर रहता है। अभी अगर मैं बात करना चाहूं इंडिया का पहला फाइनेंस कमीशन, तो पहला फाइनेंस कमीशन के जो हेड थे इनका नाम था केसी नियोगी, केसी नियोगी, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन। और अभी की अगर मैं बात करूं प्रेजेंट इंडिया का 15th फाइनेंस कमीशन काम कर रहा है, 15वां, अभी 15th फाइनेंस कमीशन है, 15वां। और इसके जो हेड है इनका नाम है एनके सिंह, इनका नाम है एनके सिंह, एनके सिंह। 15th फाइनेंस कमीशन एनके सिंह, फर्स्ट के थे केसी नियोगी। क्लियर? किसी को कोई भी डाउट इसको लेकर, फाइनेंस कमीशन को लेकर कोई भी डाउट है तो पूछिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग। अब भारत सरकार ने, मोदी सरकार, देखिए 2014 में बनी मोदी सरकार। अब मोदी सरकार ने आते क्या बोला, मोदी सरकार के आने से पहले भारत में एक बॉडी काम करती थी, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। अब प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता था, आपने सुना होगा, पहले भारत में पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाएं। अब उन पंचवर्षीय योजनाओं को इंडिया में कौन रेगुलेट करता था, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पे रेगुलेट करता था उसको। अब प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया बेसिकली 1951 से यहाँ पे काम कर रहा था, प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करता था। बेसिकली जो पंचवर्षीय योजनाएं होती थी उसको रेगुलेट करने के लिए काम करता था। पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती थी, सरकार 5 वर्ष के लिए एक टारगेट फिक्स करती थी और 5 वर्ष में उसके लिए काम करते थे। मोदी सरकार जब आई 2014 में, तो मोदी सरकार ने आते ही क्या बोला कि ये प्लानिंग कमीशन अपना काम सही ढंग से नहीं करता है। तो मोदी सरकार ने क्या किया, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके एक बॉडी बनाई, एक संस्था बनाई, दैट इज नीति आयोग, नीति आयोग। अब नीति आयोग को बनाने के लिए बेसिकली मोदी सरकार ने क्या किया, एक पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ एक रिफॉर्म प्रेजेंट किया, एक रिफॉर्म किया। क्लियर? तो नीति आयोग बना था कब, 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को बदलकर नीति आयोग बना दिया गया था। तो सवाल यहां पे क्या है, क्वेश्चन यहां पे यह आता है, नीति आयोग क्या है, क्या यह संवैधानिक बॉडी है, मतलब ये क्या इसको कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन या दूसरा ऑप्शन ये कहता है क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं कि जो बॉडीज को बनाने के लिए हम पार्लियामेंट में एक्ट पास करवाते हैं, मतलब किसी आर्टिकल के तहत नहीं बना, किसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं बना, बट पार्लियामेंट के अंदर उसको बनाने के लिए हमने एक बिल रख दिया, एक एक्ट रख दिया, तो वो होता है स्टैट्यूटरी। तो क्या ये दोनों है, स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल? क्या ये कोई भी नहीं है। नीति आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जितने भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूं ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सबके सब। तो यहां पे अगर मैं बात करना चाहूं नीति आयोग की हम बात करें तो वासुदेव ने बोला बोथ ए एंड बी। तो यहां पे मैं बताना चाहूंगा ये जो नीति आयोग है ये ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको संविधान के तहत नहीं बनाया गया, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी भी है, बिकॉज इट्स जस्ट अ गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉडी। इसको एक रिफॉर्म के तहत बनाया गया था, एक रिफॉर्म। इसको बनाने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट नहीं करी, कोई छेड़छाड़ नहीं करी। क्लियर? हमने इसको बनाने के लिए कुछ भी नहीं करा, कोई छेड़छाड़ नहीं करी इसको बनाने के लिए। तो इट्स जस्ट मेड बाय द रिफॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के एक रिफॉर्म के तहत इसको बनाया गया था। तो आंसर इज नन ऑफ दीज, क्योंकि ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है ना ही ये स्टैट्यूटरी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है स्टैट्यूटरी भी नहीं है, तो दोनों ही ऑप्शन यहां पे नहीं है। तो नन ऑफ दीज इज आवर आंसर, नन ऑफ दीज। नीति आयोग एक
पॉलिसी मेकिंग कंपनी है, एक थिंक टैंक है। नीति आयोग क्या करता है, बेसिकली ये सरकार के लिए योजनाएं बनाता है, क्लियर, कि सरकार को किस तरह से काम करना है, पॉलिसी मेकिंग का काम करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। इसके जो चेयरमैन होते हैं, इसके जो चेयरमैन होते हैं, नीति आयोग के जो चेयरमैन है वो खुद है प्राइम मिनिस्टर, और जो वाइस चेयरमैन की अगर मैं बात करूं, इनका नाम है डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार उपाध्यक्ष, डॉक्टर राजीव कुमार। और यहां पे मैं बात करना चाहूंगा किसकी, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकर्ता अधिकारी, इनका नाम है अमिताभ कांत, अमिताभ कांत, अमिताभ कांत। और इसके बाद अगर मैं फर्दर बात करना चाहूं, नीति का फुल फॉर्म, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये भी आता है पेपर में, नीति का फुल फॉर्म, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति का फुल फॉर्म है, इसको ध्यान में रखिएगा। और नीति आयोग कब बना, 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को बदलकर नीति आयोग बनाया गया। तो कोई भी डाउट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, जो बेसिकली भारत के अंदर जो नीचे वर्ग के लोग होते हैं जिसको हम माइनॉरिटीज बोलते हैं, तो माइनॉरिटीज के जो राइट्स होते हैं, बेसिकली उनके जो भी इंटरेस्ट होते हैं, उसकी रक्षा के लिए कौन सा आर्टिकल यहां पे काम करता है, विच आर्टिकल वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, तो इनमें से कौन सा आर्टिकल माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन को लेकर काम करता है, बताइए, जल्दी से बताइए। द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, तो माइनॉरिटीज बेसिकली जो निचले वर्ग के लोग होते हैं, उनकी बेसिकली यहाँ पे उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए, ताकि उनके अधिकारों का खंडन ना हो, तो इसके लिए सरकार ने एक आर्टिकल यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में उनके अधिकारों को इंक्लूड किया हुआ है। तो डैट डिफाइंस अंडर द आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 अनुच्छेद नंबर 29, अनुच्छेद नंबर 29 यहाँ पे बात करता है माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन को लेकर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा आर्टिकल अनटचेबिलिटी की अबॉलिशन को लेकर बात करता है कि अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, इनमें से कौन सा आर्टिकल बात करता है अनटचेबिलिटी को लेकर। ये अगर आपने प्रीवियस क्लास देखी है हमारे, बेसिकली पार्ट 1 अगर देखा है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स का, तो उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर कर सकते हो इस क्वेश्चन का कि कौन सा आर्टिकल यहां पे बात करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी की बात कौन सा आर्टिकल यहां पे करता है, अनटचेबिलिटी की। दैट्स अ पार्ट ऑफ सोशल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी के अंदर काउंट होता है ये अनटचेबिलिटी, कि यहाँ पे सबको सामाजिकता का अधिकार होना चाहिए, बराबर अधिकार होना चाहिए। तो अनटचेबिलिटी बेसिकली छुआछूत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो कौन सा आर्टिकल यहाँ पे बात करता है, तो आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 यहाँ पे बात करता है। प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी आर्टिकल 17, 18 की, आर्टिकल 17, 18 दैट इज रिलेटेड टू सोशल इक्वालिटी, अगर आपको याद हो हमने बात की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आर्टिकल भारतीय नागरिकों की बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन, उनके खिलाफ हो रही डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट वर्क करता है। बेसिकली डिफरेंट लेवल पे यहाँ पे जात पात को लेकर डिस्क्रिमिनेशन होती है भारत के अंदर, आज भी बहुत अच्छे लेवल पे होती है। तो इसको लेकर कौन सा आर्टिकल यहाँ पे काम करता है कि बेसिकली ऐसी डिस्क्रिमिनेशन भारतीय नागरिकों के खिलाफ करना एक कानूनन अपराध है। क्लियर, जाति जात का भेदभाव, बराबर में बैठ के खाना नहीं खाना, ठीक है, और ऊंच नीच का भेदभाव, हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं, तुम नीची जाति के हो, ये चीजें भारत में आज भी होती हैं। तो भारत का संविधान कहता है कि भारत के संविधान के सामने सब लोग बराबर हैं, तो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन भारतीय नागरिकों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो यहां पे कौन सा आर्टिकल बात करता है उसको लेकर, कौन सा आर्टिकल, इसके ऊपर एक मूवी भी बनाई गई है, अगर आपको ध्यान हो, इस आर्टिकल के ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, अगर आपने देखी हो वो मूवी, बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पे आयुष्मान खुराना जी ने उसको कास्ट किया था, बहुत ही अच्छे लेवल पे मूवी का निभाई थी। आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 एक मूवी भी बनी हुई है, उस मूवी का नाम भी आर्टिकल 15 ही है। तो ये मूवी बेसिकली दर्शाती है कि किस तरह से आज भी ग्राउंड लेवल पे जो छोटे लोग हैं उनके अधिकारों का खंडन होता है और उनको प्रॉपर यहाँ पे जाति जात में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। आर्टिकल 15 क्लियर।
नेक्स्ट, इनमें से कौन सा आर्टिकल गवर्नर को पार्डनिंग पावर्स प्रोवाइड करता है? बेसिकली जो क्रिमिनल्स होते हैं, जिनको सजा हुई होती है, जो जेल में होते हैं, तो उनकी सजा को कम करना या फिर माफ करने का अधिकार यहाँ पे या तो कंट्री में प्रेसिडेंट के पास होता है या स्टेट में गवर्नर के पास होता है। क्लियर? तो इनमें से कौन सा आर्टिकल बेसिकली गवर्नर को यहाँ पे प्रोवाइड करता है वो पावर्स, क्षमा करने की पावर्स, कि वो सजा को कम कर सकता है या फिर माफ कर सकता है, खत्म कर सकता है। इनमें से कौन सा आर्टिकल यहाँ पे बात करता है? गवर्नर की, राष्ट्रपति की बात नहीं की है, गवर्नर की बात की है, गवर्नर की बात की है। हाँ जी वासुदेव जी, करिए आंसर जल्दी से। इनमें से कौन सा आर्टिकल बात करता है यहां पे? देखिए, मैंने बात किया गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स। इंडिया में पार्डनिंग पावर्स गवर्नर के पास भी होती है और प्रेसिडेंट के पास भी होती है, राष्ट्रपति के पास। आर्टिकल 72 इज रिलेटेड टू द पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। वो राष्ट्रपति की पार्डनिंग पावर्स के साथ डील करता है। हमने यहां पे बात की है किसकी पार्डनिंग पावर्स? गवर्नर की। हमने गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स की बात की है। तो गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स को लेकर यहां पे कौन सा यहां पे आर्टिकल काम करता है? गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स को लेकर। देखिए, आर्टिकल 72 मैंने अभी आपको बता दिया। एक ना रिजेक्शन मेथड भी होता है जब हमें नहीं पता होता। आर्टिकल 72 भी मैंने बताया क्या है। आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स को लेकर काम करता है। लास्ट ऑप्शन देखिए आर्टिकल 280, ये अभी हमने पढ़ा था, अगर आपको पीछे याद हो, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 280। अब दो ऑप्शन बचते हैं, या तो आर्टिकल 155 है या आर्टिकल 161 है, दो ऑप्शन बचते हैं। अब आर्टिकल 155 क्या कहता है? आर्टिकल 155 होता है स्टेट में गवर्नर की अपॉइंटेशन को लेकर कि स्टेट में गवर्नर होना चाहिए। क्लियर? आर्टिकल 151 उसकी 55 उसकी बात करता है, आर्टिकल 155 उसकी बात करता है। तो यहां पर पार्डनिंग पावर्स की बात कौन सा आर्टिकल करता है? एक ही आर्टिकल बचा, आर्टिकल 161। आर्टिकल 161 यहां पे क्या कहता है कि राज्य में गवर्नर के पास पार्डनिंग पावर्स होती हैं। तो किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अगर आपको कोई भी डाउट है इसको लेकर तो आप पूछ सकते हो। चलिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा आर्टिकल, इनमें से कौन सा अनुच्छेद यहां पे सुप्रीम कोर्ट, सर्वोत्तम न्यायालय की बात करता है, उसकी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी बनावट को लेकर यहां पे बात करता है? इनमें से कौन सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट को लेकर यहां पे बात करता है? इनमें से कौन सा आर्टिकल? सुप्रीम कोर्ट भारत का उच्चतम न्यायालय है, भारत का सबसे हायर कोर्ट है। पहले क्या होता था? पहले इंडिया में फेडरल कोर्ट्स होते थे, और 1950 में बेसिकली हमने क्या किया, 1950 में हमने फेडरल कोर्ट्स और कुछ अदर कोर्ट्स को मिलाकर हमने बनाया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोत्तम न्यायालय। क्लियर? भारत का सबसे बड़ा कोर्ट, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो वासुदेव, शिखा चाक, आर्टिकल 124, जी हाँ बिल्कुल सही। आर्टिकल 124 यहां पे बात करता है सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट को लेकर। और अभी सुप्रीम कोर्ट के बेसिकली जो हेड होते हैं वो होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत के अभी जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा आर्टिकल बात करता है कि भारत में हर राज्य के अंदर एक हाई कोर्ट होना चाहिए? इनमें से कौन सा आर्टिकल बात करता है कि भारत में हर राज्य के अंदर एक हाई कोर्ट होना चाहिए? हाई कोर्ट। तो इनमें से कौन सा आर्टिकल यहां पे हाई कोर्ट की बात करता है कि हाई कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट भी जरूरी है? अभी हमने सुप्रीम कोर्ट की बात की थी, आर्टिकल 124। तो अब हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट की। बताइए जल्दी से, हाई कोर्ट को लेकर बताइए। हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये आर्टिकल यही कहता है कि भारत में हर राज्य के अंदर एक हाई कोर्ट होना चाहिए। बट अगर मैं आपको बताऊं तो भारत में हर राज्य के अंदर एक हाई कोर्ट नहीं है, क्योंकि भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, बट भारत के अंदर 25 हाई कोर्ट ही हैं। टोटल 25 हाई कोर्ट है भारत के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि कितने हाई कोर्ट है इंडिया के अंदर? 25 हाई कोर्ट है एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर। 25 हाई कोर्ट इंडिया के अंदर एट प्रेजेंट है। तो ये 25 हाई कोर्ट जो हैं कुछ स्टेट का ज्वाइंट है। जैसे मैं बात करूं, 2 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, 2 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी, इनके लिए एक ही हाई कोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, जो कि चंडीगढ़ में स्थित है।
तो इनमें से कौन सा आर्टिकल बात करता है हाई कोर्ट्स को लेकर? दैट इज आर्टिकल 214। आर्टिकल 214, आर्टिकल 214 यहां पे बात करता है किसको लेकर? जी हां वासुदेव, आर्टिकल 214 हाई कोर्ट्स को लेकर बात करता है। इंडिया में 25 हाई कोर्ट है और 25वां हाई कोर्ट जो बनाया गया वो आंध्र प्रदेश में बनाया गया, आंध्र प्रदेश में। चलिए, ये था हमारा आज का सेशन। एक पार्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं आर्टिकल्स को लेकर, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को लेकर, और एक पार्ट था हमारा आज का, दैट इज सेकंड पार्ट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज को लेकर तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में जल्दी से मेरे से, और अगर आपको बाद में डाउट है तो आप क्लास के बाद भी डाउट पूछ सकते हैं। डाउट, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। तो आर्टिकल्स के क्वेश्चन हमने लगभग सारे डिस्कस कर लिए, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे हमने डिस्कस कर लिए। अगर फिर भी कोई आर्टिकल रहता है तो हम उसको साथ साथ कवर कर लेंगे। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, जय हिंद। सर सीए की क्लास कब होगी? इतित जी पूछ रहे हैं। सीए की क्लास भी हम बहुत जल्दी कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर्स ही पढ़ेंगे। और बेसिकली सीए की ना, आप डीआरडीओ को छोड़ो, सीए की वैसे भी क्लासेस अपलोड होती है चैनल के ऊपर, तो आप वो क्लासेस भी देख सकते हो। मिसलेनियस जीके के नाम से चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में एक टॉपिक मिलेगा मिसलेनियस जीके, तो मिसलेनियस जीके में करंट अफेयर ही होता है, आप उसको वहां से भी पढ़ सकते हो मिसलेनियस जीके को। क्लियर? डीआरडीओ नहीं लिखा होता उसके ऊपर, मिसलेनियस जीके लिखा होता, बट वो करंट अफेयर्स ही है। सर लेवल ऑफ डीआरडीओ एग्जाम एमटीएस, वासुदेव जी जो मैं लेवल पढ़ा रहा हूं ये डीआरडीओ का लेवल ही है। क्लियर? ये डीआरडीओ का लेवल ही है। चिंटू सिंह पूछ रहे हैं जनरल साइंस भी आएगा क्या? जनरल साइंस चिंटू सिंह जी सेकंड पेपर में आता है, दूसरे पेपर में आता है, दूसरे पेपर में आता है जनरल साइंस, सेकंड एग्जाम में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट